प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान का सीसी कोड। इससे पहले मैंने आपको सीए कोड और सीबी कोड करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इनको जरूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं अपने इस सॉल्यूशन की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे और उसके बाद जो है सारे बड़े प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा इस सेट के माध्यम से। ये सारे बड़े प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, ये सारे बड़े प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। मानचित्र में जो काम आएगा वो भी हम देखेंगे, सब कुछ देखेंगे फटाफट, क्योंकि आपके पास समय नहीं है और जितनी जल्दी हो सके मैं इस वीडियो को आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे चीज़ों को मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं, हर चीज़ आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन, सबसे पहले हम बात करेंगे छोटे प्रश्नों की, यानी कि आपका जो खंड अ है, इसमें पहला प्रश्न जो है उसकी बात करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न जो है, जर्मन संस्कृति में बॉक्स जिट का आशय था। तो बॉक्स जिट किसको बोला जाता था जर्मन संस्कृति में? तो बॉक्स जिट जो है ये बोला जाता था राष्ट्र को। तो यहाँ पे जो है का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, तो सभी को पता है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? तो वो है हमारे महात्मा गांधी। तो यहाँ पे हो जाता है ग ऑप्शन करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है आपको अच्छी तरह से पता है, और मैंने भी आपको बताया है इससे पहले वाले वीडियो में भी कि आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो आपका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जो है आपसे पूछा गया, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ या प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा हमारा, इसका प्रारंभ जो है 1914 में हुआ था। तो यहां पे का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो पांचवा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार करने वाले कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हरग्रिव्स। ठीक है, हरग्रिव्स ने इसका आविष्कार किया था। और इसके बाद जो है एमसीक्यू का मैं सॉल्यूशन ला दूंगा, एमसीक्यू जरूर देख लेना। उन सभी एमसीक्यू को एक बार जरूर पढ़ना, क्योंकि हर सेट में बहुत सारे एमसीक्यू आपको दिखाई देंगे। तो छठा जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहां पूछा गया है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले जो की गई थी उस देश का नाम है इटली। तो यहाँ पे जो है आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? भारतीय संघ की बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त होती हैं? राज्य को और संघ को। किसको? तो यहाँ पे संघ को जो है, भारतीय संघ की बात हो रही थी, ये भारतीय संघ में जो है अवशिष्ट शक्तियां जो है संघ को ही प्राप्त हैं। तो यहाँ पे ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियां किसका प्रतीक थी? तो काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियां जो हैं ये प्रतीक थी अश्वेत शक्ति की। तो यहाँ पे जो है आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है, तो भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म जो है हिंदू हिंदू भी धर्म नहीं है, इस्लाम भी नहीं है और ईसाई धर्म भी नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं है धर्म। ठीक है, आधिकारिक आधिकारिक धर्म जो है भारत में कोई माना ही नहीं जाता, सभी धर्म सम्मान है, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और सभी धर्म धर्म जो है समान है। तो यहाँ पे ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है, राजा वीरेंद्र शाही परिवार के एक रहस्यमय नरसंहार में कब मारे गए थे? तो राजा वीरेंद्र शाही परिवार के एक रहस्यमय नरसंहार में मारे गए थे, वो समय था आपका 2001। तो यहाँ पे जो है खा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 11वें प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो मैंने इसको पिछले सेट में भी कराया था। सेट मैंने आपको बता दिया है, आपको सी ए भी देखना है और सी बी भी देखना है। अभी आप सी सी सेट देख रहे हैं, ये तीनों सेट जरूर देखना। इसके बाद जो सेट आएगा उसको भी देख लेना, सभी में आंसर्स मैं दे रहा हूं आपको। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर चारागाह जो है व्यक्तिगत संसाधन नहीं होता। इससे पहले वाले सेट में भी ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको बताया था। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती जो है वो कहाँ की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड में, क्योंकि पहाड़ी एरियो में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो उत्तराखंड जो है पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे घ ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? आधारभूत जो है किसी भी उद्योग का आधार जो माना जाता है वो कौन सा खनिज होता है? तो सभी का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लो अयस्क जो है आधारभूत उद्योग माना जाता है। ठीक है, लो उद्योग को भी आधारभूत उद्योग कहते हैं, ये ध्यान रखना है। 14वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम संस्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो वो कौन सा संसाधन है? तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, देखो यहाँ पे अति दुर्गम यानी कि बहुत ज्यादा दूर स्थानों के लिए वो हमारा वायु परिवहन हो जाएगा, यानी कि ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पतन यानी बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो पूर्वी तट की बात कर रहा है, ध्यान रखना, कांडला जो है आपका पूर्वी तट में नहीं है।
तो पूर्वी तट में कौन सा है ये आपको बताना है। तो पूर्वी तट में विशाखापत्तनम है, यहाँ पे घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति आय जो इन ऑप्शंस के हिसाब से है, सबसे पहले जो प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है वो है गोवा। उसके बाद जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया गया उसके हिसाब से हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे का ऑप्शन कर लीजिए करेक्ट। 17वें क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है विकास का लक्ष्य क्या होता है, नियमित कार्य मिलना चाहिए, उपज की उचित मात्रा भी कीमत मिलनी चाहिए और बेहतर मजदूरी भी मिलनी चाहिए। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन गलत है, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से नहीं आएगा, सभी आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 18वें नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो सेवा क्षेत्र जो है आपका तृतीयक क्षेत्रक में सम्मिलित होता है, आप सभी को पता होगा। तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, जिसमें आपकी बैंकिंग सर्विसेज, परिवहन सर्विसेज, ये सारी की सारी आ जाती हैं उसमें, आईटी सेक्टर वगैरह सब, संचार भी इसी में आता है। तो ग ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा 18वें प्रश्न का। 19वें प्रश्न की बात करें तो दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो दो राज्यों के, ध्यान रखना राज्यों का, यहाँ पे आपको देशों के नहीं पूछा है, राज्य का पूछा है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो राज्यों के बीच जो आदान प्रदान होता है वो होता है आपका, राज्यों की बात हो रही है, ध्यान रखना है आपको। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम अंतर आंतरिक व्यापार या अंतरराज्यीय व्यापार। ठीक है, तो आंतरिक व्यापार यहाँ पे ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। एग मार्क किन वस्तुओं के लिए एक प्रमाणिक चिन्ह है। एग मार्क की बात हो रहा है यहाँ पर। एग मार्क जो है ये कहाँ पे लगाया जाता है, आपको अच्छी तरह से पता है। आंसर हो जाएगा एग मार्क जो है आपका, देखिए आपको दो चीजें, आपको एक मार्क का पूछा जाता है और एक और पूछा जाता है हॉल मार्क। तो एग मार्क जो है खाद्य पदार्थों पे लगाया जाता है, हॉल मार्क जो है सोने की वस्तुओं पे लगाया जाता है, आभूषण पे लगाया जाता है। खंड ब की बात करें तो यहाँ पे आपके वर्णनात्मक प्रश्न जो 50 अंक के पूछे जाएंगे, सभी में अथवा प्रश्न आपको मिलेंगे, अथवा देखने को मिलेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो प्रश्न आपसे होता है वही करना है। ठीक है, चलिए मैं इन क्वेश्चन के आंसर्स आपको बताता हूं। सबसे पहले जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करिए। इसको मैंने सीबी में भी बताया है, सीबी आपने अगर सेट देख लिया तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, पहला ही क्वेश्चन उसमें भी है, ये सीबी में दिया गया है। और सीए तो मैंने फुल सॉल्यूशन दिया है, सीबी आप यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न सीबी के भी हम सॉल्व करने वाले। तो जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया जो है मैंने यहाँ पे लिख दी है, बहुत ही सिंपलेस्ट शब्दों में पूरी कहानी को मैंने यहाँ पे वर्णित किया है। आप देखेंगे तो इस पैराग्राफ को और इस पैराग्राफ को और इस पैराग्राफ को, तीनों को पढ़ेंगे तो आपको आंसर जो है समझ में आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जहां जहां आपको लगता है वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, और जहां पे बड़ा प्रश्न होगा उसके स्क्रीनशॉट को मैं आपको जो है इसका अथवा पार्ट में जो है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन करना है। परिणाम क्या क्या थे, तो यहाँ पर जो है मुख्य परिणाम जो है मैंने यहाँ पर वर्णित किए हैं। कम से कम आपको 4 से 5 परिणाम लिखने हैं, याद रखना, सुनते जाना, मैंने जितना बोल रहा हूँ उतना करना है, कभी ज़्यादा लिख जाओ और टाइम अपना वेस्ट करो। ठीक है, आपको 4 से 5 परिणाम जरूर लिखने, कम से कम 4 अंक का प्रश्न है तो 5 परिणाम या 6 परिणाम लिख दोगे तो बेहतरीन माना जाएगा। तो इसमें कम से कम मैं कहूँगा कि 6 परिणाम लिख दीजिए या 5 परिणाम लिख दीजिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 22वां प्रश्न, इसमें आपसे आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न स्वरूपों का उल्लेख करना है। तो सत्ता की साझेदारी जो है उसके स्वरूप क्या है, एक क्षैतिज वितरण होता है आपका शक्ति का, और एक शक्ति का लंबवत वितरण होता है। ठीक है, तो ये आप दोनों आंसर लिखेंगे, शक्ति का क्षैतिज वितरण और शक्ति का लंबवत वितरण। ठीक है, और उसके बाद में है सत्ता का साझाकरण, समझौते और दबाव समूह और आंदोलन नियंत्रण, राजनीतिक दल जो है इसमें भी शामिल होते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको लिखना है तो 2 जरूर लिखना है। इसका अथवा में जो पूछा गया है, संवाद क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, संवाद का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बता दिया है, और इसकी विशेषताएं जो है आप इस तरह से नोट कर लेंगे, ये सारे के सारे विशेषताएं मैंने दे दी हैं। तो इन विशेषताओं को आप, जो इनमें से आपको सही लगता है वो याद करें। मैंने बोला कि आपको सारे याद नहीं करने हैं, आपको कम से कम 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं। 4 अंक के प्रश्न में कम से कम 6 पॉइंट किसी भी हालत में लिख लीजिए। इसके बाद 23वां जो प्रश्न है, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इसको समझाना है। तो देखो, ये आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, विकास क्रम में सामाजिक और आर्थिक के रूप में जो है पर्यावरण के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, और जीवाश्म ईंधन जलाना जो हमारे लिए दिक्कत करता है, इसके लिए भी हमको जो है ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता है। यातायात के लिए भी हमारे को इनका जो है अभाव होता है, इसके लिए भी ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता है। 5-6 पॉइंट लिखे, इसमें से कोई भी 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, केवल 4 पॉइंट, आपको जो अच्छा लगता है इसमें से याद करें। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इसमें से जो आपको अच्छे से याद हो जाए वो आप लिखने हैं। और यहाँ पर जो है आपका अथवा पार्ट इसमें है, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन का साधन है और तथा क्यों है। तो रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन का साधन है तथा क्यों है, तो इसका आंसर आप जो है यहाँ पे लिख लेंगे। और इसके जो है
क्यों है? क्योंकि ये रीजंस आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे 5 रीजंस मैंने दिए हैं, इन रीजंस को लिख देना। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव, इसको मैंने सीए में भी आपको करवाया है, सीए में भी करवाया है इसका आंसर, और यहाँ पर भी जो है आप इसका आंसर को देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला आंसर, इसके 2-3 पॉइंट, 4 पॉइंट जरूर लिखेंगे। 4 अगर अंकों का है तो 4 प्रश्न, 4 पॉइंट होने ही होने चाहिए। अथवा पार्ट में जो पूछा गया है, शहरों से चल करके असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात में भी फैल गया, तो इसका रीजन ये था। ये सारे पॉइंट्स हैं, इसमें भी आपको 4 पॉइंट 6 पॉइंट लिख देने हैं, क्योंकि ये एक एक लाइन के पॉइंट है, तो इसमें सारे पॉइंट्स मैक्सिमम आपको लिखने होंगे। एक आधा पॉइंट भूल जाओ तो कोई बात नहीं, तो ये सारे पॉइंटों को याद कर लें। इसके बाद आइए नेक्स्ट पार्ट पे, जो आपके 150 शब्दों वाले हैं क्वेश्चंस, जो वर्णात्मक वर्णात्मक टू नाम टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 25वां जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसको समझाना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की पूरी स्टोरी मैंने यहाँ पे समझाई हुई है। 2 पैराग्राफ में आप इसको समझा सकते हैं आसानी से। क्या हुआ था, गांधी जी ने क्यों अपना जो है इसको आरंभ किया था, इसका रीजन क्या है, सारा मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट शब्दों में लिखा है। आप इसको एक बार पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये इसका आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आंदोलन का यहाँ पे जन्म हो गया। ठीक है, इसका अथवा पार्ट में जो है साइमन कमीशन क्या है, इसको समझाना है। तो ये रहा साइमन कमीशन, इसको आप समझा सकते हैं। ये सारे के सारे डिटेल्स मैंने जो है दे दिया है, और यहाँ पर जो है आपका साइमन कमीशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगला जो 26वां प्रश्न है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का निर्माण करता है, ये आपको बताना है। तो ये चीज मैंने आपको सीए सेट में भी करवाया है। ठीक है, तो इसको भी आप वहां पे भी देख सकते हैं, और यहाँ पर भी मैंने इसका आंसर दिया हुआ है। तो ये रहा आपके तीनों के आंसर, तीनों पोर्शंस के आंसर। ठीक है, तो ये 2-2 अंक के 2+2+2 इस तरह से आपको आंसर मिलने वाला है। इसके अथवा पार्ट में जो है सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करता है, उसको उदाहरण सहित समझाना है। तो सामाजिक विभाजन के बारे में सबसे कम शब्दों में लिखने का प्रयास किया है, और यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है इस जगह पे। अगला जो प्रश्न है 27वां, इसमें पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन में लिखिए। तो प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में जो भी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़े थे उनको हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे जो है सामाजिक भी बताना है और राजनीतिक भी बताना है। तो तीनों पॉइंटों को, दोनों पॉइंटों को हम कंसीडर कर लेंगे। इसमें युवकों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया था, ये पहला पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद जो है धन की बर्बादी, आर्थिक की बात हो रही है तो धन की बर्बादी हो गई, और युद्ध विराम के उपरांत जो है आर्थिक उपाय, और उसके बाद में खाद्यान्न की जो है उत्पादन स्थिति, इसको भी देखा गया था। और साथ ही साथ जो है आप अंतिम प्रश्न, अंतिम पॉइंट में लिखेंगे, अंग्रेजों ने अपने उपनिवेशों में भू राजस्व की दरें बहुत अधिक बढ़ा दी थी, ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। इसके अथवा पार्ट में जो पूछा गया, भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार के द्वारा किए गए कोई 4 संस्थागत सुधारों को स्पष्ट कीजिए। और आप जो है वीडियो को कम से कम 480p में सेटिंग होती है, वीडियो स्क्रीन के ऊपर ही कोने में इस तरह से एक आइकन बना होता है छोटा सा, आप वीडियो को टच करोगे तो इसमें सेटिंग होती है। इसमें एडवांस ऑप्शन में जाके या तो आप 480p में देखिए या 720p में देखिए वीडियो को, आपको फुल सोल्यूशन बिल्कुल एचडी में दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर आप यहाँ से इन पॉइंटों के माध्यम से लिख लेंगे। पहला पॉइंट है आपका, इसके बाद दूसरा पॉइंट है, फिर तीसरा पॉइंट है, और इसके बाद ये चौथा और पांचवा पॉइंट। इस तरह से आपको इसको लिख देना है। 28वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर जो है विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। ठीक है, यूएनडीपी, इसको मैंने आपको सीए सेट में करवाया हुआ है। तो सीए सेट अगर आपने देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर। विकास को मापने में विश्व बैंक से ये थोड़ा सा अलग है। यूएनडीपी द्वारा जो मानव विकास रिपोर्ट पेश की जाती है, उसके क्या क्या मापदंड है। तो लोगों का स्वास्थ्य देखा जाता है, जो कि सीए में मैंने बताया था, सीए कोड में बताया था। शैक्षिक स्तर देखा जाता है, उसमें समझा चुका हूं अच्छी तरह से। और प्रति व्यक्ति आय जो है देखी जाती है। इसके अथवा पार्ट में है अर्थव्यवस्था में गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है। यानी कि सीधा सीधा बोला, अर्थव्यवस्था के दोनों प्रकारों को जो है आप बता सकते हैं। एक तो आपका हो जाता है, वर्गीकृत करते हैं हम 2 पार्टों में, एक संगठित क्षेत्रक हो जाता है, ठीक है, और एक आपका असंगठित क्षेत्रक हो जाता है। तो इन दोनों को लिख लोगे, पहले आप संगठित क्षेत्रक का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप असंगठित का ले लो। इस तरह से ये आपके बड़े प्रश्न खत्म होते हैं। अब आते हैं हम मानचित्र वर्ग पे, और जो यहाँ पे बताने वाला हूँ मानचित्र वर्ग, इसमें से इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा प्रश्न जो है मानचित्र का नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले, वह स्थान गांधी जी ने बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, वह स्थान जहां नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ, और वह स्थान जहां पर 1857 में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। तो ये देखिए, ये तो
क्वेश्चन तो है ही, इनके आंसर मैं आपको सीए में दे चुका हूं और सीबी में आपको मानचित्र का काम मैंने बता दिया था। अभी सीसी में भी मानचित्र का काम बताने वाला हूं, तो सीसी भी आपका सेट जो है इसको देखिए ध्यान से, सीए देखना है, सीबी देखना है और सीसी, इसके बाद में सीडी की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको एमसीक्यू की सीरीज दे दूंगा, एमसीक्यू जरूर पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये एमसीक्यू का सीरीज, ठीक है, क्योंकि 7 सेट आपके बनेंगे तो 7 सेट में अलग अलग एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। और जो आपका आता है भाखड़ा नागल बांध आपको बताना है, ठीक है, कावेरी नदी जो है इस चिन्ह से दर्शा देना है, लौह इस्पात संयंत्र आप दिखा सकते हैं, ऊनी वस्त्र उद्योग जो है, और भारत में पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह जो स्थित है उसका नाम आप बता देंगे। अब आते हैं इसके जो आपके प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे वो ये है जो मैंने अभी आपको डब्बे में दिखा रहा हूं, इस डब्बे को ध्यान से देख लीजिए। आपसे जो पूछा जाएगा उसके सारे आंसर्स बता रहा हूं। सितंबर 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुए थे वो हुआ था 1920 में कलकत्ता में, 1920 में भी नागपुर में भी हुआ था, ठीक है, मद्रास में 1927 में हुआ था, और लाहौर में जो है 1929 में हुआ था। इसके बाद जो है आपके और क्या है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन कहां हुआ था, तो ये चंपारण में हुआ था, ये है कहां पे, बिहार में, ठीक है। मानचित्र वर्क मैंने सीए में करवाया था, उसमें आप देखना आंसर, सीबी में ये करवाया था उसका भी आंसर देखना, अभी मैं सीसी में भी मानचित्र वर्क करवाने वाला हूं उसको देखना, समझ लेना। इनके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, अब आपको मानचित्र याद होना चाहिए कि कौन सा एरिया कहां पर है। और फिर आपका जो है किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये खेड़ा गुजरात में हुआ था, ठीक है, गुजरात आपको ध्यान होना चाहिए, मानचित्र में कहाँ है, बिहार कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह जो हुआ था वो भी आपका गुजरात में हुआ था, और वो लोकेशन क्या थी, अहमदाबाद थी। और इसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में हुआ था, ये कहाँ पर है, अमृतसर में है। इसके बाद जो चोरा चोरी जो असहयोग आंदोलन का उद्घोष जो जहाँ पे किया गया था वो स्थान था आपका चोरा चोरी, और वो उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहा है तो ये है आपका गुजरात में, और दांडी, ठीक है, दांडी गुजरात में है। तो ये सारे आपको मानचित्र याद होने चाहिए, मानचित्र वर्क आपको अच्छे तरह से याद होना चाहिए। और इसके अलावा आपसे जो बांध पूछेगा तो बांध केवल 8 ही पूछेगा, इस 8 में से कोई भी एक्स्ट्रा बांध नहीं आएगा। या तो सलाल बांध पूछेगा, या भाखड़ा नागल पूछेगा, या टेहरी पूछेगा, राणा प्रताप पूछेगा, सरदार सरोवर पूछेगा, हीराकुंड पूछेगा, नागार्जुन पूछेगा, या तुंगभद्रा पूछेगा। इस 8 में से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा, और इन सभी का आंसर मैं देने वाला हूं। चावल एवं गेहूं के उत्पादक क्षेत्र, अगर आपसे कृषि संबंधी मानचित्र कार्य पूछेगा तो चावल का पूछेगा, या गेहूं का पूछेगा, या फिर गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़, कपास और जूट, इनके बाहर कोई भी चीज नहीं आएगी। तो ठीक है, ये चीज समझ गए। अब यहां पर देखिए, हाँ, एक चीज आपसे जो है मृदा के प्रकार जरूर पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसको हम जो है थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। तो मानचित्र में जो मृदा का प्रकार पूछा जाएगा तो वो भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कभी कभी कोई कोई सेट में मृदा का प्रकार पूछेगा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। जो चीजें पूछी जा रही हैं वो सारी बता रहा हूं मैं कि ये चीज पूछेगा एग्जामिनर, और वही चीज आपको बता रहा हूं, इनको पढ़ लेना ढंग से। तो यहाँ पर जो है आपको जलोढ़ मृदा का पूछेगा तो जलोढ़ मृदा दिखा देनी है, सारा का सारा आप दिखा सकते हो, आपके चैप्टर में भी दिया गया है, ठीक है। जलोढ़ मृदा जो है आपकी हो जाएगी, और काली मृदा भी आपको बतानी है। तो जलोढ़ मृदा कौन सी हो जाएगी, तो जलोढ़ मृदा ध्यान से देखिए, ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा जलोढ़ मृदा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। आपको कोई एक ही पूछेगा, या तो जलोढ़ पूछ ले या काली मृदा पूछ ले, इस तरह से पूछेगा। तो ये एरिया आप जो देख रहे हैं, आप इतना जो है ये मेंशन कर देंगे, ये सारा का सारा जो है जलोढ़ मृदा का जो है एरिया है, मान सकते हैं आप, इतना भी मेंशन कर दोगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ये वाला एरिया जो है आपको दिखाना है जलोढ़ मृदा में। इसके बाद जो है अगर आपसे पूछता है काली मृदा, तो काली मृदा जो है इस स्थान पे पाई जाती है, ये एरिया जो है आपका काली मृदा को दिखाता है, ठीक है, ये वाला एरिया जो है काली मृदा को दिखाता है। यहाँ पे ये काली है और ये जलोढ़ है, ठीक है। इसके अलावा आपसे जो ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो लेटराइट मृदा से पूछ ले तो मे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेटराइट मृदा पूछता नहीं है, ठीक है। तो लेटराइट मृदा क्योंकि ये बाहर है पूरा आपके मानचित्र से बिल्कुल बाहर बाहर है, ये नेपाल में है, नेपाल एरिया देखोगे, भूटान एरिया देखोगे, बांग्लादेश देखोगे, म्यांमार साइड में, उधर चाइना साइड में, और इधर पाकिस्तान साइड में, ठीक है। और बाकी इधर बॉर्डर पे बिल्कुल मिलेगा आपको थोड़ा बहुत, तो ये बहुत ही मुश्किल है, रेयरली पूछता है। उसके अलावा जो ये आप देख रहे हैं आपका जो हैचिंग की गई है ये लाल और पीली मृदा पाई जाती है, ये सारी की सारी जो हैचिंग आप देख रहे हैं ये लाल पीली मृदा होती है। यहाँ पर ये सारा का सारा जो बचा हुआ पोर्शन आप देख रहे हैं लाल लाल कलर का, ये पूरा का पूरा जो है लाल और पीली मृदा पाई जाती है इसमें। तो ये मृदा के प्रकार मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं हम अगले पार्ट पे, जिसमें आपको नदियां और बांध बतानी है। तो आपको अगर ये मानचित्र समझ में आता है, जिसमें आपका सलाल बांध जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सलाल बांध है, यहाँ पर भाखड़ा नागल जस्ट थोड़ा सा नीचे है, टिहरी जस्ट उससे थोड़ा सा नीचे है, आपको ध्यान रखना है ये चीजें।
उसके बाद अगर हम बात करें और थोड़ा सा नीचे, तो आप आ जाइए, तो महानदी अगर हीराकुंड पूछे, महानदी पूछे तो आप यहाँ पे बता सकते हैं महानदी, या हीराकुंड पूछे तो आप यहाँ पे महानदी और हीराकुंड बता सकते हैं। नागार्जुन सागर पूछे तो यहाँ पे बता सकते हैं। तुंगभद्रा पूछे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका। इसके अलावा ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। सरदार सरोवर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है गुजरात में है। और इसको अगर मैं सिंपलेस्ट मैप में दिखाऊं आपको इन स्थानों को, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसको ध्यान से। यहाँ पर देखिए, इस खाली मानचित्र में देखिए, पहला जो मैंने बताया आपको फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है, दूसरा बांध यहाँ पर दिखाया था, तीसरा यहाँ पे दिखाया है, चौथा यहाँ राजस्थान में दिखाया है, पांचवा गुजरात में दिखाया था, छठा जो है आप यहाँ पे देखोगे ये आपका उड़ीसा साइड में, और यहाँ पर जो है आपका आठवां है, और ये फिर ये नौवां है, सातवां है और आठवां है, ठीक है। ये सारे के सारे बांध हैं। और कौन सा पहला बांध जो है सलाल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए इस तरह से। पहला जो हमने बताया ये आपका सलाल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा जो है आपका भाखड़ा नागल है, ये जो जस्ट पहले के नीचे दूसरा जो है ये भाखड़ा नागल है। तीसरा जो है टेहरी है, ठीक है, तीसरा इसी के नीचे कंटिन्यूअस है, लगातार ये तीनों एक दूसरे के नीचे हैं। इसको आपको याद रखना है कि तीसरा 1 2 3 जो है एक दूसरे के नीचे आते हैं। उसके बाद चौथा राणा प्रताप सागर है, जो कि आपका राजस्थान में है। उसके बाद में आपका सरदार सरोवर जो है आपका गुजरात में पांचवा। छठा जो है आपका हीराकुंड, हीराकुंड आपको देखने को मिल रहा है, ये रहा उड़ीसा की तरफ। और जो है उसके बाद में आपका तुंगभद्रा जो है आपको देखने को मिलेगा 7वां नंबर, ठीक है। और 8वां नंबर जो है नागार्जुन सागर, ठीक है। तो इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं, खाली भी आप केवल मैप में इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये आपका मैप वर्क जो मैंने बताया, इसको अच्छे तरीके से आप एक बार प्रिपेयर करना, समझना, और इससे पहले वाले सेट्स देखना, ताकि आपको ये मैप वर्क और भी समझ में आ जाए। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, ये जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ से इससे ज़्यादा प्रश्न आपको दिखाई नहीं देंगे। ये प्रश्न चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, इससे ज़्यादा प्रश्न आपके मानचित्र में नहीं पूछे जाएंगे, जो यहाँ पर आपको अभी दिखाई दे रहा है। ये मानचित्र के अलावा एक भी सेट में कोई भी प्रश्न मानचित्र का इसके अलावा नहीं आएगा, ठीक है। चावल गेहूं का पूछेगा, या फिर आपका गन्ना, रबड़, कपास और जूट का। और थोड़ा सा आपको अगर एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहेगा तो आपसे मृदा के प्रकार पूछेगा, जो कि मैंने मृदा आपको बता दी, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपसे जो भी बांध पूछेगा, ये 8 बांधों में से एक भी बांध बाहर नहीं पूछेगा, ये 8 ही बांध पूछेगा, इनमें से एक भी बाहर चीज नहीं पूछेगा। जितने भी आपके आंदोलन हैं, जितने भी सत्याग्रह हैं, उनके आंसर मैंने यहाँ पे दे दिए आपको, ठीक है। और जितने भी कांग्रेस का अधिवेशन है, इसके बाहर एक भी अधिवेशन नहीं आएगा, ठीक है। लाहौर का पूछेगा, या मद्रास का पूछेगा, कानपुर का पूछेगा, या कलकत्ता का पूछेगा, ये चीज़ें याद रखनी है ढंग से। तो ये सारे आंसर्स इस वीडियो के माध्यम से आपने देखे। नेक्स्ट सेट के लिए आप तैयार रहिए, और एमसीक्यू की सीरीज जो आएगी उसको भी आप जरूर एक बार देख लेना। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।